तो जहाँ तक अब सिक्किम प्रदेश की बात हम करें तो सिक्किम प्रदेश में आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का विकास अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत पीछे है। हमारा क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जो गैरी गांव गंगटोक में है, ये 1979 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि वह एक किराए के बिल्डिंग में चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और वो जो बेस्ट एक फैसिलिटीज़ आयुष का उपलब्ध कराना चाहिए था, हम लोग उपलब्ध कराने में असमर्थ पा रहे हैं। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है और इस देश का दुर्भाग्य है कि विश्व की सबसे पुरानी यानी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होने के वजह से भी उसका उतना विकास नहीं हुआ जितना एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत जो ये आयुष विभाग के रूप में था, इसको स्वतंत्र रूप से एक मंत्रालय बनाया और तब से लगातार 2014 से आयुर्वेद के क्षेत्र में, योगा नेचुरोपैथी के क्षेत्र में लगातार प्रगति आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही जामनगर में ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति यानी विश्व की जितनी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति हैं, जैसे चाइना में चाइनीज ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति में आता है, भारत में आयुर्वेद है, योगा नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, सोवा रिगपा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, ये जितनी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके रिसर्च के लिए WHO के माध्यम से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे विश्व का एक बहुत बृहद अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो गई है और उसमें पूरे विश्व से लोग आकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन पर अध्ययन का कार्य करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत में ही इस ट्रेडिशनल मेडिसिन का उस तरह से विकास नहीं हुआ जिस तरह से भारत में दूसरे देशों के लोग पढ़ाई करके गए और अपने अपने देशों में अपना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बृहद रूप से विस्तार किया। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में कुछ अच्छा ही होने वाला है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान व अन्य शिक्षा के क्षेत्र में पूरा भारत विश्व गुरु जाना जाता है और यह पीरियड उस समय का है जब पूरा भारत बौद्धमय था, यानी 6वीं शताब्दी BC के पूर्व भी, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में बौद्ध के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, स्तूपा मिले हैं और भी चीज़ें मिली है। स्तूपा बौद्धों की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से और लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी AD तक लगभग यहाँ बौद्धिस्ट सिस्टम के मेडिसिन है या अन्य शिक्षा बहुत ही विकसित थे। 8वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे बौद्धिस्टों का इस देश से थोड़ा सा पतन हुआ और बीच में एक ऐसी पीरियड आई कि बहुत कम संख्या में लोग रह गए। उस समय बाद में धीरे धीरे आयुर्वेद चिकित्सा का विकास तब होने लगा जब इस देश में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा का विकास 6वीं शताब्दी से पूर्व का बहुत इक्के दुक्के मिलता है, माने इस रूप में नहीं था कि आप उसको ग्रंथ के रूप में लिख लें। उस समय पाली जो प्राकृत भाषा है और संस्कृत दोनों को मिला करके धीरे धीरे लिखना लोगों ने शुरू किया था, यानी पाली को ही संस्कारित करके संस्कृत भाषा का विकास होने लगा। और उसके बाद तब उसी ग्रंथों को जो अशोक के समय में जो पाली प्राकृत में लिखे हुए थे
उसी को ट्रांसलेट करके फिर संस्कृत में धीरे धीरे आया, तब इस देश में आयुर्वेद चिकित्सा का विकास एक तरह से दिखने लगा। लेकिन ये आयुर्वेद के या किसी भी चिकित्सा के जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये तो मैक्सिमम अंग्रेज़ों के आने के बाद ही इस भारत में विकास हुआ। उसके पहले अगर विश्वविद्यालय का इतिहास मिलता है तो केवल जब पूरा भारत बौद्ध में था उस समय लगभग 70 यूनिवर्सिटियाँ थीं, जिसको महाविहार, बुद्ध महाविहार या बौद्ध महाविहार के नाम से जाना जाता था। उस समय विश्वविद्यालय था, या फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद इस देश में चिकित्सा पद्धति से लेकर के अन्य शिक्षण संस्थानों का विकास, यूनिवर्सिटी का बनना, ये सब शुरू हुआ। तो जहाँ तक अब सिक्किम प्रदेश की बात हम करें तो सिक्किम प्रदेश में आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का विकास अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत पीछे है। यहाँ अभी जो STNM हॉस्पिटल है, केवल ये 10 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ इंदौर, और गेजिंग में 50 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 4-5 चिकित्सा पद्धति एक साथ काम करती है। तो एक चिकित्सा पद्धति के पीछे 10 बेड आएगा, और मुश्किल से कुल मिलाकर के हमको नहीं लगता है कि रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है 5-6 डॉक्टरों 7 डॉक्टरों से ज़्यादा नहीं है। तो अभी भी इस प्रदेश में आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बढ़ाने की ज़रूरत है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जो गैरी गांव गंगटोक में है, ये 1979 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि वह एक किराए के बिल्डिंग में चल रहा है, जिसके वजह से हम लोग वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और वो जो बेस्ट एक फैसिलिटीज़ आयुष का उपलब्ध कराना चाहिए था, हम लोग उपलब्ध कराने में असमर्थ पा रहे हैं। लगातार हम लोग भूमि की डिमांड कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि सरकार लैंड उपलब्ध करा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे हम लोग डेवलप करा देंगे। अभी सोवा रिगपा का एक स्थापना दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था मनन भवन में। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सर आए थे, राज्य मंत्री भी आए थे। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, सभी के साथ बातचीत हुई। उन्होंने ये वहाँ मंच से घोषणा किया कि आयुर्वेद का एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट यानी मेडिकल कॉलेज, जो बड़ा मेडिकल कॉलेज होता है, एक उन्होंने देने का वादा किया। लेकिन हमें लगता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें क्या प्रगति हो रही है। ये आप लोगों का विषय है, इसको आप लोग थोड़ा सा पता कर सकते हैं। यदि वह आयुर्वेद महाविद्यालय या मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो निश्चित रूप से सिक्किम प्रदेश यह मेडिसिनल प्लांट का एक हब है। और कौन सी मेडिसिनल प्लांट किस बीमारी में यूज होता है, किस बीमारी में आगे इस पर रिसर्च करना है, ये सारे शोध के विषय हैं। और अगर मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद का बन जाता है तो शोध प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलेगी, जिससे आयुर्वेद के विकास के साथ साथ यहाँ मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होगा। हर किसान को अगर इस जागरूक हो जाएगा कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट किस बीमारी में काम आता है, वो स्वयं वो अपना उसका प्रयोग कर सकता है। जिस तरह से बहुत सारे फोक हीलर यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे लोगों को चिकित्सा मुहैया करा देते हैं। दूसरा कि अगर मेडिसिनल प्लांट का जो वैल्यू है उसका क्या रेट मार्केट में है, ये सब सारी चीज़ें आयुष की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और उसकी उपयोगिता को देखते हुए अगर सभी किसान अगर मेडिसिनल प्लांट की खेती करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उनकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी, इस प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी और पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस महाविद्यालय या इस तरह के हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं, क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान, अगर इसको लैंड मिल जाए, बड़ी बिल्डिंग बन जाए, तो ये क्षेत्रीय से ये नेशनल इंस्टीट्यूट लेवल पर ये भी इसका भी स्थापना हो सकता है।
तब आप सोच सकते हैं कि बहुत तेज़ी से आयुर्वेद के क्षेत्र में यहाँ विकास हो सकता है, मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में विकास हो सकता है। राज्य सरकार को आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बढ़ाने के लिए प्रदेश में निश्चित रूप से अपना जो सिस्टम है, इसका जो निदेशालय है, एक निदेशालय का गठन करना पड़ेगा। स्वतंत्र आयुष के व्यक्ति को इसका निदेशक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संबंधित विषय का व्यक्ति की जिम्मेदारी में नहीं आएगा आयुष मंत्रालय, तब तक हमें लगता है कि आयुर्वेद का विकास या आयुष सिस्टम मेडिसिन का विकास इस प्रदेश में उतना तेजी गति से नहीं हो पाएगा। आयुर्वेद समग्र स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। व्यक्ति को जीवन शैली, खान पान पर विशेष ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मछली के साथ दूध का सेवन वो वर्जित है, उसमें स्किन डिजीज जो सफ़ेद दाग होती है उसके होने के बहुत चांसेस रहते हैं। रात्रि के समय में दही नहीं खाना चाहिए। भोजन ताज़ा, हल्का, गरम, सही व उचित मात्रा में, उचित समय में, उचित तरीके से ही करना चाहिए, जिसका विस्तार से आयुर्वेद में वर्णन है। और हम लोग इसको जो है ये बुकलेट के माध्यम से हम लोग इसको सभी लोगों को आईईसी मटेरियल के रूप में जन जन तक पहुंचाते हैं। ये सब आप जीवन शैली कैसे अपनाएंगे, कैसे खान पान रखेंगे, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारे बुकलेट जो है हम लोग पूरे सिक्किम में अपने ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो मोबाइल हमारी क्लिनिक है शेड्यूल कास्ट सब प्लान के तहत, और नॉर्थ ईस्ट में मंगन, जोरथांग और गेजिंग में 3 हमारे सब सेंटर हैं। उन सेंटरों से लोगों की इलाज करते हैं। और ये सारे जो है आईईसी मटेरियल हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि आयुर्वेद बेस्ट डाइट एंड लाइफ स्टाइल गाइडलाइन फॉर प्रमोटिंग इम्यूनिटी। तो इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी होता है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान गंगटोक आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराता है। संस्थान के सब सेंटरों, जैसे मैंने बताया मंगन, गेजिंग और जोरथांग में स्थित है, के द्वारा अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों के लिए भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ पुरस्कार राशि या पुरस्कार अवार्ड के रूप में कुछ घोषणा करना चाहिए, जिससे आयुर्वेद या आयुष के क्षेत्र में काम करने वालों का मनोबल बढ़े और लोगों के अंदर इसकी उत्सुकता और जागरूकता बढ़े। तो ये सब कार्यक्रम को लेकर के हम लोग सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी की जन सहभागिता इसमें बहुत आवश्यक है। इसको आंदोलन के रूप में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने लिया है और हम लोग इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी बताया कि एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, हम पहली बार हमने जब भारत सरकार से एक गाइडलाइन आई कि सभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एक पोषण वाटिका हमको बनाना है। पोषण वाटिका में कम से कम 5 स्पेसीज को लेना है और एक स्पेसीज के 25 प्लांट्स लेने हैं, यानी कुल एक स्कूल में 125 प्लांट का कल्टीवेशन करना है, वृक्षारोपण करना है।
इससे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, अभिभावक जो लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, उनको यह ज्ञान होगा कि कौन कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उसमें ये भी है कि जो प्लांट हम वहाँ लगाएंगे उसका एक ब्रोचर बनाएंगे, जिस तरह से ये बुकलेट हम लोगों ने बनाया है, और वो सभी स्टूडेंट को, सभी लोगों को जनरल उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसमें प्लांट का लोकल नाम, स्थानीय नाम होगा, उसका साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम होगा, उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करते हैं और किस बीमारी में यूज करते हैं, उसमें बीमारी का भी नाम होगा, और उसके कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। आगे जो शोध करने वाले बच्चे हैं या और जानकारी करने वाले हैं, उनको भी उससे मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग अभियान लगातार चला रहे हैं, और इस तरह के कार्यक्रम में आप सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। बिना आप लोगों के सहयोग से आयुष का विकास जो है इस प्रदेश में बहुत तेज़ गति से संभव नहीं हो पाएगा। तो इस कार्यक्रम में आप सभी की सहभागिता के लिए हम बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और सभी लोगों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय सिक्किम, नमस्कार। यदि कोई भी जो क्वेश्चन होगा, अभी हमारे साथी लोग अपनी थोड़ी सी बात रख सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में हमने इसको प्रिंट किया हुआ है और हिंदी में मैंने इसको बोला है, तो ये अभी आप लोगों को नाम बता दीजिए। जी, डॉक्टर श्री प्रकाश, मैं रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट गंगटोक का मैं असिस्टेंट डायरेक्टर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रभारी हूँ। डॉक्टर साहब, वो टीबी मुक्त भारत, क्षय रोग मुक्त भारत के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संस्थान तादुन का क्या योगदान हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने पहले भी एक अनुसंधान किया था सिक्किम में, तो वहाँ पे एक विशेष समुदाय में टीबी के जो रोग से ग्रसित अधिक पाया गया था, तो इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है? जी, देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन से आती है, और ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कुछ डिजीज़ होती है जो एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन वो फैलेगा नहीं, लेकिन टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। आयुर्वेद में इस तरह का कोई ऐसा एंटीबायोटिक अभी तक शोध में नहीं आया है जिसको हम स्वतंत्र रूप से आयुर्वेद से चिकित्सा करें और ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी ठीक हो जाए। दूसरा कि आयुर्वेद में सपोर्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि उस एंटीबायोटिक से आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से क्षीण होती है और आप दुबला पतला भी वो पेशेंट बहुत हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल जो दवा देते हैं वो लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। बहुत सारे पेशेंटों को लीवर डैमेज होने के बाद उनको वो पीलिया जैसे सिम्टम उनको दिखने लगते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत बेस्ट रेमेडीज़ है, दवाई है। जैसे हम लोगों के यहाँ आयुष 64 है, आप जनरल ताकत के लिए भी उसको दे सकते हैं। हम लोगों ने कोविड के पीरियड में उसको बड़े पैमाने पर प्रयोग किया और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। उसको हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। वो उस रिजल्ट का इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ और पूरे भारत में 2 लाख लोगों पर उसका ट्रायल हुआ। एक तरह से सिक्किम में हमने 950 लोगों पर किया, उसमें से एक भी पेशेंट ऐसे नहीं मिले जो ये कहा हो, हम 1 महीने लगातार 1-1 हफ्ते पर उनका फॉलोअप करते रहे फ़ोन के द्वारा, कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कहा हो कि हमको पोस्ट कोविड कोई प्रॉब्लम हो रही है या हम हॉस्पिटलाइज हो गए, हमको कोई दिक्कत हो रही है। केवल एक पेशेंट ऐसा था जिसकी डेथ हुई, और वो भी कोविड की वजह से नहीं हुई, उसको एसोसिएटेड बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो उसी तरह से आयुष 64 इसमें भी हम दे सकते हैं, जनरल हेल्थ टॉनिक के रूप में भी काम करता है।
गिलोय बहुत चर्चित दवा रहा उस कोविड पीरियड में। हर व्यक्ति गिलोय के पीछे भागता था कि उसको कहाँ मिल जाए। कोई रस बना के पी रहा है, कोई काढ़ा बना के खा रहा है। हम लोगों ने टैबलेट फॉर्म में उसको जो आयुष किट आया था आप लोगों को देने के लिए हम लोग लाए हैं। उस आयुष किट के माध्यम से लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने में हम लोगों ने अच्छा योगदान दिया। तो अगर वो हमारा गिलोय का टैबलेट अगर वो लेता है तो लीवर की सबसे बढ़िया दवा है। उसके अलावा भी और भी हमारे यहाँ दवाया है, फल त्रिकादि क्वाथ एक आता है जो इवन उसको वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी तक को भी वो ठीक करने की क्षमता रखती है दवा, जिसमें आपके एक प्लांट जो है हिमालय रेंज का ही है जो कम से कम 12 से 14 हज़ार फीट के ऊंचाई से ऊपर मिलता है, जिसको कुटकी हम लोग बोलते हैं और बोटेनिकल नेम पिक्रोराइजा कुर्वा करके है। वो लीवर की सबसे बेस्ट दवा है। तो ये दवाइयाँ हमारे पास बहुत पहले से शोध हो चुकी हैं और उसको अगर साथ में ले पेशेंट एंटीबैक्टीरियल जो ट्यूबरकुलोसिस की जो दवा है उसके साथ अगर आयुर्वेद की सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर लेता है तो बहुत बढ़िया निश्चित रूप से उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। साथ में अश्वगंधा भी ले सकता है जो हम लोग लाए हुए हैं। वो हेल्थ के लिए जनरल विटामिन टॉनिक का भी काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे अभी हमारे पास कल ही आया है वो 21 तारीख को जो आप बता रहे हैं उसका, हाँ, टीडी मुक्त भारत बनाने का अभियान के तहत हमको भी डायरेक्शन आया है। अब हम लोग उसको थोड़ा सा देखते हैं और उसको आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसको करेंगे हम। डॉक्टर साहब आपके ये जो